उच्चारण करेंगे। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज से हम शुक्र नीति का आरंभ कर रहे हैं। पीछे विदुर नीति और चाणक्य नीति का समापन हो चुका है। अब नीति ग्रंथों के अंदर शुक्र नीति का आरंभ किया जा रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास के अंदर 3 नीतियों का विशेष वर्णन किया, नाम लिया। राजा को नीति ग्रंथ अवश्य पढ़ने चाहिए। नीति जो होती है नयनात् नीति, जो कल्याण की ओर ले जाए, सर्वांगीण विकास की ओर लेकर के चली जाए, जो व्यवहार कुशल बनाने की ओर लेकर के चली जाए, जो राष्ट्र को उन्नति की ओर लेकर के चली जाए, उसका नाम नीति होता है। और इस नीति का परिपालन राजा करवा सकता है, इसलिए इसको राजनीति कह दिया जाता है। बिना राजा के नीति का पालन प्रजा नहीं कर सकती। दंड व्यवस्था होती है, राजा दंड का निर्धारण करता है, तभी उस नीति का पालन प्रजा कर पाती है। बिना राजा के उस नीति का पालन प्रजा नहीं कर सकती, निर्भय हो जाती है। जब दंड का भय होता है तो प्रजा अनुशासन में रहती है, इसलिए उसको राजनीति कह दिया जाता है। नीति शास्त्र की प्रशंसा करते हुए महाभारत के अंदर महर्षि व्यास ने कहा, महर्षि व्यास इस नीति शास्त्र को सबका परिपालन करने वाला मानते हैं। कहा कि मज्जेत त्रयी दंड नीतौ हतायाम सर्वे धर्मः प्रक्षेयुः विवृद्धाः सर्वे धर्माश्च आश्रमाणाम हतः स्युः क्षात्रे त्यक्ते राजधर्मे पुराणे। महर्षि व्यास कहना चाहते हैं कि राजा की दंड नीति यदि सशक्त न हो, कानून सशक्त न हो, तो क्या होगा? ऋग यजु साम अथर्व आदि वेद रसातल में चले जाएंगे। वेद का परिपालन भी राजा की सशक्त नीति का परिणाम होता है। राजा यदि सशक्त होगा, उसके दंड नियम सशक्त होंगे, तो चारों वेद भी सुरक्षित रह सकते हैं, रहेंगे। वेदों के लुप्त होने से समाज में प्रचलित हुई संस्कृति और सदाचार के आधार समस्त धर्म नष्ट हो जाएंगे। यदि वेद नष्ट हो जाएगा तो समाज में जो संस्कृति चलती है, सभ्यता चलती है और धर्म का आधार चलता है, वह सब नष्ट हो जाएगा। और इनके नष्ट होने से समाज के अंदर ब्रह्मचर्य आदि चारों वर्णों का परिपालन करने वाला कोई नहीं होगा। न ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, न गृहस्थ अपने धर्म का पालन करेंगे, न वानप्रस्थ होंगे और न ही सन्यासी होंगे। नीति शास्त्र का इतना बड़ा महत्व है, राजा के सशक्त नियमों का इतना बड़ा महत्व, यह महर्षि व्यास कह रहे हैं कि सभी आश्रम और वर्ण आदि अपनी अपनी मर्यादा को ध्वस्त करके चलने लगेंगे। तो कहा है इस प्रकार प्राचीन परंपरा से संबद्ध क्षत्र से अर्थात त्राण करने वाले क्षात्र धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी अपने कर्तव्य को छोड़ करके चलने लगते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि इन सब का विनाश होने से समस्त लोक व्यवस्था
कि विलुप्त होने की संभावना हो जाती है। अर्थात महर्षि व्यास इस नीति शास्त्र का विशेष महत्व कह रहे हैं। बिना नीति शास्त्र के संसार चल नहीं सकता। एक सामान्य से व्यक्ति से मैंने सुना, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बड़ा मानने लग जाता है, बड़ा अहंकारी हो जाता है, और उस व्यक्ति से हमने सुना जिसकी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन बड़े मंच पर बैठ कर के बोल रहे थे कि नीतियां तो बदलती रहती हैं। चाणक्य ने अपनी नीतियां बनाई, शुक्र ने अपनी नीतियां बनाई, वेदुर ने अपनी नीतियां बनाई, अन्य और बृहस्पति आचार्य हुए, उनकी अपनी नीतियां थी। अब स्वयं की नीतियां तैयार करनी चाहिए। अरे वो इतने बड़े ऋषि महर्षि अनुभवी लोगों ने जो नीतियां बनाई, उनको छोड़ करके ये छिछोरा सा एक आदमी कह रहा था कि स्वयं की नीतियां निर्धारित करेंगे हम। स्वयं की बुद्धि कितनी है, स्वयं का सामर्थ्य कितना है। तो यहां महर्षि व्यास उन प्राचीन नीतियों की चर्चा करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने विशेष रूप से छठे समोल्लास में लिखा है, कहते हैं कि विशेष वेद मनुस्मृति के 7, 8 और 9 अध्याय में और शुक्र नीति तथा विदुर प्रजागर और महाभारत के शांति पर्व के राजधर्म और आपद धर्म आदि पुस्तकों को देखकर संपूर्ण राजनीति को धारण करके मांडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें। चक्रवर्ती राज्य करने का आधार भी इन नीतियों को महर्षि स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं। तो ये बहुत विशेष शुक्र नीति है। नीति ग्रंथों के अंदर महत्वपूर्ण 4 ग्रंथ माने जाते हैं। एक तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसको आचार्य चाणक्य ने ही लिखा था। उनका एक नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त था, चाणक्य का पुत्र होने से चाणक्य था, आदि आदि। दूसरा महत्वपूर्ण नीति शास्त्र का ग्रंथ है शुक्र नीति, जिसकी हम आज से आगे चर्चा किया करेंगे। एक चाणक्य नीति है और चाणक्य सूत्र हैं। चौथा विशेष नीति ग्रंथ है बारहस्पत्य, आचार्य बृहस्पति का लिखा हुआ। ये विशेष रूप से नीति ग्रंथों के शास्त्र हैं। और आचार्य शुक्र स्वयं अपनी इस नीति की विशेषता कह रहे हैं कि केवल और केवल अन्य नीतियों को छोड़ करके केवल शुक्र नीति का ही पठन किया जाए, व्यवहार में लाया जाए, तो संसार का व्यवहार चलाने वाले राजाओं की समस्त नीतियों का ज्ञान एक अकेली शुक्र नीति से प्राप्त हो जाता है, हो सकता है। आचार्य शुक्र ने इतना विशेष ये ग्रंथ लिखा कि इस ग्रंथ से देशी विदेशी सभी प्रभावित हुए। और यहां भारत देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रथम प्रधानमंत्री तो वो नहीं थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री भारत के सुभाष चंद्र बोस थे। बाबू सुभाष चंद्र बोस ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित भारत में कर लिया था। उनकी अपनी सरकार चलती थी, आजाद हिंद सरकार नाम से, और उसी नाम से उन्होंने आजाद हिंद फौज भी तैयार कर रखी थी। पिछले दिनों हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर जाकर के तिरंगा फहराया था। 15 अगस्त को तो लहराते ही हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में शायद जाकर के तिरंगा लाल किले पर उन्होंने लहराया और उस दिन घोषणा की थी कि भारत का पहला प्रधानमंत्री बाबू सुभाष चंद्र बोस थे, न कि जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हमें पढ़ाया बताया गया यही कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जो भी था, नेहरू
इस शुक्र नीति से बहुत प्रभावित था और इतना प्रभावित था कि एक पत्र अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था और इंदिरा को लिखते हुए उन्होंने इस शुक्र नीति की बहुत सारी विशेषताएं लिखी थी। और विशेषताएं लिखते हुए पहली विशेषता वो लिखते हैं कि इस शुक्र नीति के अंदर न तो रंग से और न ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण होने योग्य भावना पैदा होती है। अर्थात शुक्राचार्य न तो रंग से और न कुल से किसी वर्ण को मानते थे। वर्ण की व्यवस्था कर्म के आधार पर महर्षि मनु ने मानी, महर्षि दयानंद जी ने मानी, अन्य अन्य ऋषियों ने मानी और ऐसा ही आचार्य शुक्र ने भी कर्म से ही वर्ण व्यवस्था मानी है, न कि कुल में पैदा होने से और न कि रंग रूप से। दूसरी बात, नेहरू इंदिरा गांधी को लिखते हैं कि सरकारी नियुक्ति करते समय जाति या कुल का ध्यान न रखना चाहिए, अपितु कार्य दक्षता, चरित्र और उसकी योग्यता देखनी चाहिए। ये बात नेहरू ने कहां से ली? शुक्र नीति से ली। नेहरू कहते हैं कि आचार्य शुक्र इस बात को कह रहे हैं कि जब कोई सरकारी नौकरी देनी पड़े, नियुक्ति करनी पड़े, तो वहां किसी जाति विशेष को नहीं देखना चाहिए, किसी के कुल पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वहां मुख्य रूप से उसकी योग्यता पर, उसकी काबिलियत पर ही ध्यान देना चाहिए। यदि वह योग्य व्यक्ति है तो योग्य को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। ये आचार्य शुक्र ने अपनी नीति के अंदर वर्णन किया और नेहरू ने इस बात को इंदिरा को पत्र लिख करके बताया। तीसरी विशेषता नेहरू लिखते हैं कि राजा का कर्तव्य था कि वह अपनी राय पर नहीं, अपने विचार पर नहीं, अपितु जनता का विचार भी लेवे। केवल और केवल अपनी ही बात सोची, अपने नियम बनाए और लागू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता से, प्रजा की सहमति से नियम कानून बने, उनके कल्याण के कानून बने। और कहते हैं कि लोकमत से भी ज्यादा शक्तिशाली चीज है, लोकमत राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली चीज है। यदि प्रजा विद्रोह कर देवे तो कोई कितना भी शक्तिशाली राजा हो, राज पद से अलग होना ही पड़ता है, हो ही जाएगा। वो दमन करेगा हिटलर की तरह। हिटलर को कहते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने हत्या करवाई। गैस के चैम्बर बना रखे थे, उन चैम्बर में हजारों हजारों यहूदियों को डाल देता था और गैस छोड़ देता था, वे तड़प तड़प के मर जाते थे। गड्ढे में गड़वा देता था, वो तड़प के मर जाते थे। कितनी क्रूरता रही होगी। लेकिन ऐसे क्रूर व्यक्ति, दमनशील तानाशाह को भी यदि प्रजा विद्रोही हो जाती है और संगठित हो जाती है तो उस तानाशाही व्यक्ति को, क्रूर व्यक्ति को भी प्रजा दूर फेंक देती है। हिटलर ने इतने अत्याचार किए तो सही, लेकिन आत्मा शांत नहीं था। अंत में लगभग 48 घंटे पहले उसने विवाह किया, शांति नहीं थी उसके जीवन में और स्वयं आत्महत्या करके हिटलर मर गया था। अर्थात जो प्रजा के विषय में नहीं सोचता, प्रजा का बहुमत नहीं लेता है, उस राजा को योग्य नहीं कहा गया है। तो लोकमत राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए प्रजा को देख करके ही राजा नियम बनाए, क्योंकि छोटे छोटे रेशे से, छोटे छोटे तिनकों से एक रस्सी बन जाती है और रस्सी बनी हुई एक हाथी को भी रोक सकती है। एक तिनका तो नहीं रोक सकता, लेकिन बहुत सारे तिनके इकट्ठा हो करके एक मजबूत रस्सी बन जाए, वही तिनकों से बनी हुई रस्सी हाथी जैसे बलशाली पशु को भी रोक सकती है। इसी प्रकार यदि प्रजा संगठित हो जाए, एक एक मिल करके, टूटे नहीं, बिखरे नहीं,
तो बड़े से बड़े शक्तिशाली क्रूर राजा से भी वो प्रजा टक्कर लेती है। और पांचवी बात कहते हैं कि इसके अंदर बहुत विशेष मनोरंजक सिद्धांत यह है कि पंचों के नजदीकी रिश्तेदारों को नौकरियां नहीं दी जानी चाहिए। आचार्य शुक्र ये कहते हैं कि जो पंच बना दिए जाते हैं, जो अधिकारी बना दिए जाते हैं, तो उन अधिकारियों के परिवार वाले उनके माध्यम से नौकरी नहीं लगनी चाहिए। यदि योग्य हैं, योग्यता है तो लगे, लेकिन सिफारिश पर, अफसरी के बल पर अपने परिवार वालों को नौकरियां लगा देवें, तो आचार्य शुक्र कहते हैं कि उन अधिकारियों को पदच्युत कर देना चाहिए, उनके अधिकार छीन लेने चाहिए। तो ये शुक्र नीति कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, बहुत विशेष है। राजा की और राजनीति की बातें इस शुक्र नीति के अंदर बहुत विस्तार से हैं। राष्ट्र कैसे सुरक्षित हो सकता है, सारी बातें इसमें दी हुई हैं। छठी बात नेहरू इंदिरा को लिखते हैं कि जब प्रजा में कोई राजा से किसी सरकारी अफसर की शिकायत करे, सरकारी अधिकारी की शिकायत करे राजा से, तो कहा है कि राजा उस सरकारी अफसर का पक्ष न लेवे, अपितु प्रजा का पक्ष लेवे और छानबीन करके पता लगावे कि गलती किसकी है। यदि राजा अपने अफसरों का ही पक्ष लेने लग गया तो अफसर बिगड़ते चले जाएंगे, अंकुश हट जाएगा और वे निरंकुश होकर के प्रजा को सताएंगे। इसलिए कड़ाई करनी पड़े तो अफसरों के ऊपर कड़ाई करे, प्रजा पर न करे, और पक्षपात रहित तो होकर के जांच करे, जांच करने के बाद जिसकी गलती हो उसको दंड देवे। तो ये शुक्र नीति के अंदर न्याय व्यवस्था विधि। सातवीं बात नेहरू कहते हैं लोगों पर हल्का कर लगावे, ये शुक्र नीति के अंदर कहा गया है। जो टैक्स लगा दिया जाता है सरकार की ओर से, वो बहुत कम टैक्स लगना चाहिए। यदि टैक्स कम होगा तो प्रजा अधिक सुरक्षित होगी, संपन्न होगी, सुखी होगी। और यदि प्रजा से टैक्स ले लेकर के अधिक शोषण किया जाए तो वही शोषण किया हुआ राजा के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो कर लगाना पड़े तो कर की व्यवस्था इतनी सुंदर हो। आचार्य शुक्र इस नीति के अंदर कहेंगे कि जैसे मधुमक्खी फूल के अंदर बैठ करके उस पुष्प का कोई नुकसान नहीं होने देती और उसमें से रस भी ले लेती है, ऐसे ही राजा भी मधुमक्खी की तरह प्रजा की कोई हानि भी न होवे और उनसे कर भी ले लेवे, इस प्रकार के नियम होने चाहिए। तो नेहरू ने ये बहुत सारी बातें एक पत्र में इंदिरा गांधी को लिखी थी। अब स्वयं उन्होंने कितना पालन किया वो तो अलग विषय है, लेकिन शुक्र नीति की विशेषता नेहरू भी देख रहे थे। विद्या की दृष्टि से 18 प्रकार की विद्याएं मानी गई हैं। किसी ने 14 प्रकार की विद्या कही और किसी ने 4 प्रकार की विद्या कही। इन 18, 14, 4 प्रकार की विद्याओं में एक विद्या नीति की भी विद्या है। तो ये नीति शास्त्र की विद्या ये सभी विद्याओं का मूल और सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ पढ़ डाला लेकिन नीतियां नहीं आती, व्यवहार नहीं आता, नीति के अनुकूल चलना नहीं आता, तो वो सब व्यर्थ सा हो जाता है। इसलिए नीति शास्त्र को हमारे विद्वान लोगों ने बहुत सर्वश्रेष्ठ कहा है, इसको महत्वपूर्ण कहा है। तो शुक्र नीति के विषय में और थोड़ा सा आगे विचार करके फिर इसका विधिवत प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।